मैम दिल्ली में जो 27 साल का सूखा था, इतनी बड़ी जीत, तो ये कैसे संभव हुआ? दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म किया, इसके लिए अपने इस उत्तर पूर्वी जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया। जब वो जिलाध्यक्ष बने, बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जिन नेताओं को हम दूर से देखा करते थे और जिलाध्यक्ष बनते ही रक्षाबंधन का पर्व आया, तो जो कुछ हमारी 6 बहनों को राखी बांधने का मौका मिला, उसमें से एक मैं भी थी। तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को। हमारे आज की मेहमान उत्तर पूर्वी जिले की जिलाध्यक्ष स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी, जो कि यमुना पार के अटल कहे जाते थे और लगातार 5 बार विधायक रहे। उनकी पुत्रवधू श्रीमती पूनम चौहान जी, DSH पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको जीत कर दिल्ली में? नमस्कार सभी को। बहुत ही खुशी का माहौल है। मुझे अकेले ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली की जो जनता है वो इस जीत का जश्न मना रही है और वो चाहती थी कि हम इस बार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जीते और उसकी सरकार बने, जिससे कि दिल्ली की जनता को भी कई सुविधाएं मिले। 27 साल बाद आप दिल्ली में आए वापस, इतना लंबा समय कैसे लग गया आपको? बस दिल्ली का जो वनवास था वो 27 साल का ख़त्म हुआ और दिल्ली 93 के बाद फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। इतना लंबा समय कैसे लग गया? हाँ, बस समय बीतता गया। पहले 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी जो लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को लेकर आए, ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली की जनता चाहती थी, कांग्रेस से शासन से मुक्ति, तो उन्होंने केजरीवाल पर भरोसा किया। लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी उसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए दिल्ली की जनता को ठगा और फिर एक बार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा किया। बीजेपी में एक है कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, तो आपके फादर इन लॉ 5 बार विधायक रहे दिल्ली के और अब आप जिलाध्यक्ष बन गई, तो मैम ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ, जब साहब सिंह चौहान जी विधायक थे इस क्षेत्र गोंडा विधानसभा से, मेरी शादी 2000 में हुई और 2003 में जो इलेक्शन आया, पहले ये जो विधानसभा यमुना विहार हुआ करती थी, इसके साथ करावल नगर का जो आज सोनिया विहार सभापुर क्षेत्र है वो इसी के बीच में आता था। परिसीमन के बाद 2008 में ये विधानसभा गोंडा विधानसभा बनी। तो 2003 का इलेक्शन मेरी शादी के तुरंत बाद पड़ा और मुझे याद है कि हम उन दिनों सोनिया विहार में पैदल मार्च, पद यात्रा, डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे। उसके बाद जो भी चुनाव, उसके बाद 2008 का चुनाव हो, हमारे निगम प्रत्याशी जो निगम पार्षद का चुनाव, MCD के चुनाव हो, और 2014 का हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का चुनाव, हर चुनाव में उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया करता था। लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास कभी कोई दायित्व, राजनीतिक दायित्व नहीं रहा, क्योंकि चौहान साहब खुद विधायक थे, तो हम सब उनके साथ टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करते थे। उनकी जब डेथ हुई तो 6 महीने वो घर पर थे और उस समय उनको ओरल कैंसर था। ऑपरेशन जनवरी में हुआ, उसके बाद 18 अगस्त में उनकी डेथ हुई। वो 6 महीने का जो पीरियड हमने उन्हें घर देखा, इससे पहले हमने उन्हें कभी घर ही नहीं देखा। वो जनता के ही बीच में रहे और हम भी उनसे तभी इंटरेक्शन में होते थे जब चुनाव होता था, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। तीनों चुनावों में उनके परिवार पूरी तरह एज अ कार्यकर्ता मदद किया करता था, तो हम भी उसी लाइन में थे। पीछे से मैं, तो मैम आप कब आई थी राजनीति में? मैं बताती हूँ। जब चौहान साहब की डेथ हुई उस समय बहुत से लोग उनसे मिलने घर आए जी, और वो वैसे लोग थे जिनकी चौहान साहब मदद किया करते थे पर्दे के पीछे, फ्रंट नहीं,
और बहुत सारे उसमें बुज़ुर्ग भी थे, किसी के घर का खर्चा भी वो चलाते थे, किसी की बीमारी कोई बहुत लंबी समय से बीमार जूझ रहा था तो उनके पैसे वो देते थे। ऐसे कई लोग मैंने देखा जिनकी मदद चौहान साहब किया करते थे। वो बाद में उनसे मिलने आए और उनकी आंखों से, बुज़ुर्ग लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक़्त हमें लगा कि एक व्यक्ति इतना सोशल है कि जनता को उसकी ज़रूरत है, वो जनता की सेवा भी करता है और क्षेत्र में भी काफ़ी काम करता है, तो उसके इस जो त्याग है उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तभी से मैंने सोचा था कि नहीं, उनका नाम आपने जिंदा उसको रहेगा। कंटिन्यू किया जी, आगे। उनका नाम जिंदा रहेगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और अच्छे काम किए तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे काम जो व्यक्ति करता है उसे याद रखा जाना चाहिए, सिर्फ लोगों में उनकी याद बनी रहे। इस तो मैम आपने भी एज ए कार्यकर्ता ही शुरू किया था या सीधे जिलाध्यक्ष बनी थी? नहीं, मैं एज ए कार्यकर्ता रही। हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी ने, उनका भी चुनाव था। 2018 में पिताजी का निधन हुआ, उसी दिन हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी निधन हुआ, सेम डे दोनों का। 2019 में लोकसभा का चुनाव था, सांसद जी घर आए। सांसद जी को भी लगा कि घर से कोई ना कोई, अब इतना बड़ा नाम है, लोग पहचानते हैं, जानते हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे महिला मोर्चा में प्रदेश में एज अ मंत्री का दायित्व दिया। उस समय हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूनम पराशर जी थी। जी। तो हमारे जिलाध्यक्ष अजय महावर जी थे। तो तीनों की सहमति से मुझे दायित्व दिया गया। तो परिवार में से मैं ही उस समय परिवार की सहमति से इस राजनीति में आई कि चलिए कुछ काम करते हैं समाज सेवा का, जिससे कि परिवारवाद का सहयोग नहीं मिला आपको? परिवारवाद का सहयोग मुझे नहीं मिला। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पीछे से भी आरएसएस परिवार से रही, संघ परिवार से रही, तो हमेशा से एक विचारधारा रही कि लोगों के काम करने हैं। संघ परिवार से राजनीतिक परिवार में आ गई तो दृष्टिकोण वही रहा, कैसे हमें सोशल लाइफ में अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दुनिया के लोगों के भी काम आना चाहिए। मैम आपके क्या क्या दायित्व हैं एज ए जिलाध्यक्ष? एज अ जिलाध्यक्ष मैं प्रदेश में मंत्री रही, फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी जिले की जिला की उपाध्यक्ष रही। उसके बाद एक बात मेरे मन में उठी, प्रश्न उठा कि क्या कभी कोई महिला जिलाध्यक्ष नहीं बन सकती। ये मैंने एक सवाल किया अपने सांसद जी से, अपने संगठन महामंत्री जी से। उन्होंने कहा नहीं बन सकती है, बशर्ते कि आप उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करें, क्योंकि समय बहुत देना पड़ता है। जी। राजनीति समय मांगती है, समय का दान मांगती है, और वो हमें, अगर हम किसी और काम में फंस जाएंगे, इसे दरकिनार करेंगे, तो अब हम अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो अपना 100% एक काम को देने के लिए बात आई कि क्या आप कर पाओगे, क्योंकि एज अ जिला उपाध्यक्ष हमने वो सारे काम किए जो संगठन ने हमें कहे, चाहे रात के 2 बजे का कॉल हो, चाहे सुबह 7 बजे हमें कहीं जाना हो, तो ये सब काम हमने किए। तो संगठन ने कहा कि ठीक है आप करोगे तो आप इसे करके देखिए, तो मैं बखूबी निभा रही हूँ। आप महिला जिलाध्यक्ष एक ही है ना पूरे दिल्ली में? जी, मैं 14 जिलों में अकेली महिला जिलाध्यक्ष हूँ। इसके लिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष सचदेवा जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। शीर्ष नेतृत्व जिन्हें लगा कि एक बार मौका देना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की बात नरेंद्र मोदी जी कहते ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया, और उसका जीता जाता उदाहरण राजनीति में मैं एक महिला जिलाध्यक्ष हूँ। मैम 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा बनी थी, तो श्री साहब सिंह चौहान जी तब से विधायक रहे दिल्ली के, तो मैम उनके बारे में कुछ बताइए आप। जी, 1993 से लगातार वो 2014 तक विधायक रहे। 2008 में परिसीमन हुआ, तब गोंडा विधानसभा बनी। उससे पहले ये क्षेत्र यमुना विहार विधानसभा में रहता था। इसमें हमारा सोनिया विहार, सवापुर, मुस्तफा, ये करावल, जाफराबाद का भी कुछ एरिया लगता था, मौजपुर का भी एरिया उसमें लगा करता था। मुझे याद है जब हम गए थे इधर मौजपुर की तरफ, टाट लगे होते थे लोग घर में, हम उन्हें हटा के वोट की अपील किया करते थे। तो वो भी एकदम करनाल से आकर दिल्ली में एक ऐसा माहौल देखना, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह से राजनीति को बिल्कुल ज़मीन पर जाकर भी लोगों से मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना, उनकी समस्याएं सुनना, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 93 से वो लगातार जीतते रहे और उन्हें इस क्षेत्र का अटल कहा जाता था। ये सिग्नेचर ब्रिज जो हम आज यहाँ आते हैं, इसको बनाने में, इसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। मुझे याद है एक बार चौहान साहब की श्रद्धांजलि सभा में
आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी ने इसके विषय में बहुत खुलकर बात की कि किस तरीके से चौहान साहब ने एक बार वजीराबाद पर एक बस, यहीं के स्कूल की बस थी हमारे यमुना विहार के, उसमें काफ़ी बच्चे उस यमुना में गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इस सिग्नेचर पुल को बनाने का काम जो बहुत तेज़ी से हुआ, चौहान साहब ने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर 2018 में जब तक ये शुरू हुआ वो नहीं रहे हमारे बीच। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यमुना विहार में मेट्रो और लाइन चौड़ी गली, आप कहीं भी जाएंगे पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ना जानता हो, ना कहता हुआ, हर एक काम छोटे से छोटा कहेगा कि चौहान साहब ने ये कराया। यमुना विहार में इतने सारे पार्क हैं, पार्कों का रख रखाव बहुत अच्छे से होता था। स्मार्ट की सड़कें बनाना, लोग उनके कामों को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सारा समय जो दिया वो अपनी जनता की सेवा में दिया। हम तो उनसे मिल ही नहीं पाते थे, बस सुबह नाश्ता करके वो निकलते थे, उसके बाद क्षेत्र में उन्होंने रहना होता था। किसी की शादी में जाना हो, किसी के बच्चे के मुंडन में जाना हो, मुहूर्त में जाना हो, तो वो ज़रूर पहुंचते थे। ये सब बातें जब मैं अब जनता के बीच में जाती हूँ तो जब लोग कहते हैं तो गर्व महसूस होता है कि हम एक अच्छे मन से राजनीति कर रहे हैं, अच्छे विचार से राजनीति कर रहे हैं, और जो मुझे जो आज मान सम्मान जो इतना मिल रहा है उन्हीं की वजह से, स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी ने जो जनता की सेवा की, जी तो आज जनता बहुत मान सम्मान करती है। कई बार तो जब लोगों के घर जाती हूँ तो अपनी बहू के रूप में ही ट्रीट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो आम पब्लिक के साथ इतना जुड़ाव और इतना मान सम्मान मिलना, मुझे लगता है ये एक राजनीतिक प्राणी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैम, आपके नेतृत्व में कितने चुनाव जीते हैं अभी, और आपको कितना टाइम हुआ है जिलाध्यक्ष बने हुए? हाँ, हम बने हैं 2023 1 अगस्त को हमारी घोषणा हुई, और उसके बाद तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव, जी जिसमें 7 की 7 सीटें दिल्ली जीती, और इसमें हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी को हमने अपनी लोकसभा से जिताकर भेजा, जिसमें मेरे ज़िले से 1,32,000 की लीड उन्हें मिली। और बहुत अच्छा चुनाव, 3 महीने का लंबा समय था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, गर्मी भी बहुत तेज़ थी, बहुत इस वक्त पारा हाई था, कार्यकर्ता जुट गया अपने सांसद जी को जिताने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा, और जब जीत का मार्जिन देखा तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव, इसकी तैयारी में हम लग गए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में हमारे संगठन महामंत्री जी का जो माइक्रो लेवल का काम था, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, विस्तारक योजना, ये सब चीज़ें चली। उन सब में कार्यकर्ता बहुत अच्छे से लगा। संगठन का काम संगठन को आगे बढ़ाकर जनता तक अपनी चीज़ें पहुंचाना है, वो सब कार्यकर्ताओं ने बहुत बखूबी किया। 21 मेरे ज़िले में मंडल हैं, और सभी मंडल अध्यक्षों ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया। एक सीट हमारी बुराड़ी हमारे सहयोगी दल जेडीयू को दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता निराश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इस संगठन के प्रति अपनी निष्ठा को बहुत अच्छे से निभाया, और इस बार हम बहुत ज़्यादा मात्रा में वोट ले पाए। आपकी मैम 5 विधानसभा है, तो उसमें कितने जीत में हुई है आपकी में? मेरी 5 विधानसभा है, जिसमें बुराड़ी, जिसमें जो हमारे सहयोगी दल जेडीयू के पास है, तिमारपुर वो हमने जीती है, सूर्य प्रकाश खत्री जी, गोंडा करावल नगर कपिल मिश्रा जी, गोंडा अजय महावर जी, और सीलमपुर अनिल गौड़ जी हमारे प्रत्याशी रहे। बहुत अच्छी लड़ाई उन्होंने वहाँ लड़ी और अच्छी फाइट थी। आप सिंह चौहान जी के विपक्ष के नेताओं के साथ भी फोटो लगे हुए हैं, और जनता के साथ भी काफ़ी उनका अच्छा कम्युनिकेशन था। जी, आप यहाँ पर फोटो जो देख रहे हैं, ये उनकी यादें हैं, कुछ हमने यहाँ रखी। इनसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से एक पॉलिटिशियन को कनेक्शन बनाने चाहिए जनता के साथ भी, नेताओं के साथ भी बहुत फैमिलियर थे। शीला दीक्षित जी तो उन्हें किताब सिंह कहती थी, बहुत अच्छे उनके रिश्ते थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा विद्वान थे। हर क्षेत्र की उनको नॉलेज थी, संस्कृत की, उर्दू की, लॉ के बारे में उन्हें बहुत पता था, हर संविधान के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो वो दिल्ली के मुख्य चीफ विप भी रहे। और ये बात जब काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, उनसे पता चलता है कि हम जब कहीं फंस जाते थे तो हम चौहान साहब को फ़ोन किया करते थे
कि चौहान साहब इससे कैसे बाहर निकला जाए। अधिकारियों से बात करने का तरीका, काम करवाने के तरीके, मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिशियन थे, इसीलिए जनता उन्हें पसंद भी करती थी। और आज भी जनता इस बात को जानती है कि जो चौहान साहब करवा लेते थे, जी। विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने इतने काम करवाए। तो शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन वो पूरा सम्मान करती थी, और जो चौहान साहब जी ने कहा उसे वो ज़रूर पूरा करती थी कि हाँ नहीं, उन्होंने कहा तो कुछ सही ही होगा, और वो बिल्कुल उसके कोई मायने होंगे, क्योंकि वो बिना किताब से हटकर, संविधान से हटकर कोई भी बात कभी करते नहीं थे। तो ये रिश्ते उन्होंने अपनी ईमानदारी पे, सच्चाई पर और अपने ज्ञान के बल पर बनाए, और जो उनको ज्ञान था, लोग भी ज्ञानी पुरुष के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। इवन अगर मैं अभी कहीं पर किसी कथा में भी जाती हूँ ना, तो कथावाचक जो हैं वो कहते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, चौहान साहब इतनी देर में तो यहाँ पूरी रामायण की चौपाइयाँ सुना देते थे। तो भाषा पर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल था, संस्कृत का भी ज्ञान था, रामायण उन्हें कंठस्थ थी। तो ये सब चीज़ें उनके व्यक्तित्व को एक अनोखा व्यक्तित्व बनाती थी, इसीलिए वो जनता में अपनी छाप छोड़ पाए। जनता में ही नहीं, दिल्ली के जो राजनेता हैं वो भी, उनका ड्रेसिंग सेंस हो, उनके बोलने का तरीका हो, ओजस्वी भाषण हो। जगदीश मुखी जी उनके समय में, साहब सिंह वर्मा जी, राजनाथ सिंह जी, आप देख रहे हैं मोदी जी के साथ। हाँ, तो जो मोदी जी की भी रैली कराने का उन्हें मौका मिला, तो सबके साथ उन्होंने अपने रिश्ते डेवलप किए। तो मैंने कहा ना, आज मुझे जो इज्जत मिलती है जी, उसमें बहुत बड़ा रोल है उनके किए गए अच्छे कामों का। तो मैम आपको पर्सनली क्या सीखने को मिला उनसे, क्या मुझे सीख मिली? पर्सनली मुझे ये सीखने को मिला, हमें ईमानदारी से, जी, पूरी डेडिकेशन से अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जनता आपको केवल अपने काम से जानती है। उनका एक नारा था, काम ही पहचान साहब सिंह चौहान। जी। चौहान साहब ने अपनी जो पहचान बनाई वो अपने काम के बल पर बनाई, और यही मुझे भी सीखने को मिला। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो अपनी मेहनत और उनके दिखाए रास्ते पर कि अपने काम को करो, ईमानदारी से करो। जी। राष्ट्र और पार्टी सबसे पहले है, इसके बाद ही कुछ आता है, तो उसी को हम राष्ट्रहित को सर्वप्रथम मानकर मैं आगे चल रही हूँ। और मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद और मेरे ससुर जी का भी आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद है, तो एक अच्छे रास्ते पर, अच्छे मन से, साफ मन से, इस राजनीतिक परिवेश में जनता की सेवा करने का मन है। बस उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ रही हूँ। आप सर की जो चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू आप लेके चल रही हैं। जी। चाहती हूँ कि जिसने अच्छे काम उन्होंने किए, लोग उन्हें याद रखें, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी जनता की सेवा के लिए बहुत अच्छे काम करूँगी। इतना बड़ा संगठन है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? देखिए, मेरे संगठन में मेरी जो जिले की टीम है उसमें हम 25 लोग हैं, 25 मेरे पदाधिकारी हैं और 21 मेरे मंडल के अध्यक्ष हैं। जी। फिर उनकी टीम है, विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा संयोजक हैं, विस्तारक हैं। ये सब एक बहुत बड़ी टीम है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है, सबका काम बटा हुआ है, सबको जो जो काम करने हैं वो उसी पर ही फोकस करते हैं। कुछ खट्टी मीठी चीज़ें चलती हैं, कई बार हम लाउड भी होते हैं, कई बार चीज़ों को प्यार से समझाते भी हैं, तो बैलेंस करके चीज़ों को लेकर अंदरूनी कलह भी होती है। अंदरूनी कलह तो देखो, अगर घर में बर्तन है, 4 बर्तन है, वो तो खटकते ही हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी, परिवार की तरह चलती है। जी। तो ये सारी बातें हैं, आपस में बैठ के हम उसे समाप्त भी कर लेते हैं। हमारी कलह से हमारे संगठन को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो हम आपस में भाई बहन हैं, बैठ के बातचीत कर ही लेते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करते हैं, कई बातें ऊपर नीचे भी होती हैं, तो सब चलता है। लेकिन परिवार में जो कलह है वो हमारी पार्टी को नुकसान ना दे, दूसरे इसका फ़ायदा ना उठा ले जाए, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। केजरीवाल जी पर आपने रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया है, अब आप भी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए, वो जनता को बेवकूफ़ बना कर आए और दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया कि ऐसा होगा। लेकिन जिस तरह की रेवड़ियाँ बांटने की बात उन्होंने कही कि मैं पानी दूंगा, फिर बिजली दूंगा, तो मैम दे रहे हैं ना? कहाँ दे रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, आपको इतने काफ़ी लोग दिखाऊंगे जिनके घर पानी आ ही नहीं रहा, वो दे रहे नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं दे रहे, फ्री नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं दे रहे। जनता को 20 रुपये 30 रुपये की पानी की बोतल खरीद कर पीनी पड़ रही है, वो भी उस इलाके में जहाँ पर झुग्गियाँ हैं। जिस गरीब को वो पानी फ्री देने की बात कर रहे थे, अगर आज वही गरीब पानी को खरीद कर पी रहा है तो वो क्या दे रहे हैं?
हम झूठा वादा बिजली किया के उन्होंने। बिल उनके 20-20 हज़ार 11-11 हज़ार के आ रहे हैं, जिनकी छोटे छोटे से 20-20 गज के 10-10 गज की झुग्गियाँ उन मकानों में। तो अरविंद केजरीवाल जी किस तरह के झूठे वादे कर आए, और आज सभी चैनल पे या सभी लोग ये बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं कहते हैं वो वही कहते हैं जिन्हें वो पूरा करते हैं, पहली बात तो ये। और अन्य राज्यों में जिस तरह की हमारी केंद्र में सरकार और जहाँ राज्य में भी हमारी सरकार है, दोनों सरकारें मिलकर जो उन्होंने वादे किए अन्य राज्यों में भी वो उसे पूरा कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो। महिलाओं के सम्मान निधि के लिए जो उन्होंने बात कही वो उनके खाते में दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो है वो भी केवल दिल्ली में ही नहीं चल रहा, पश्चिम बंगाल 2 ही राज्य ऐसे। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणाएं की हैं हमारे घोषणा पत्र में वो अक्षरशः पूरी होंगी। इसी विश्वास के साथ जनता ने इतना बड़ा जो विश्वास जताया है, 48 सीटें उसी का नतीजा है। और मैम अमित शाह जी ने एक रैली में बोला था कि अगर दिल्ली में सरकार बन गई बीजेपी की तो हम यमुना में अगले 2 साल में डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल कहा ये था। रिकॉर्डेड है मैम उनकी। ये रिकॉर्डेड है, ये करावल नगर की जो हमारी जी। विधानसभा में अभी रैली सभा हुई उसी में उन्होंने बोला, और रिकॉर्डेड नहीं, हम सब वहाँ बैठे थे, जनता को पता है। मैंने फिर से कहा, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े दिग्गज नेता जो कह रहे हैं, जो वो कर सकते हैं, वो उसी बात को जनता के सामने कह रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा कि 2025 तक अगर मैं यमुना को साफ ना कर दूं तो मुझे वोट मत देना। तो जनता ने वोट नहीं दिया। तो जनता तो सब जानती है ना। तो यमुना साफ होगी और हम 2 साल में उसमें डुबकी भी लगाएंगे और छठ भी मनाएंगे। मैम जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो पोल्यूशन, पानी, यमुना जी गंदी है, इन सब चीज़ों को लेकर आपने मुद्दा बनाया था, लेकिन अब आपकी सरकार आई है तो अब क्या क्या काम करेंगे आप? ये मुद्दा बनाया नहीं था, ये मुद्दा थे। ओके। ये दिल्ली की जनता इनसे परेशान थी। हम खुद भी दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हो, ये सब तो मुद्दे थे ही। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है जनता जिन चीज़ों से परेशान है उसकी समस्या का समाधान करना। तो हमारी सरकार बनी है। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं मैम आपको मजबूरी में बनाया जनता ने, केजरीवाल जी से परेशान हो गए थे और कांग्रेस ऑप्शन है नहीं, उनका तो 0 चलता है और उनके पास ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में आपको बना दिया। कोई बात नहीं, मजबूरी में तो बनाया तो है। और तीसरा ऑप्शन था कौन सा? सरकार, जनता कहने को जनता कुछ नहीं कहती, ये कुछ ना कुछ जो हमारे नेता होते हैं जो हार जाते हैं, जो विपक्ष कह रहा है, आपका कुछ विपक्ष भी कह कह रहा है। सकता जी। तो विपक्ष केजरीवाल जी क्यों नहीं बन गए? उनको जनता ने देख लिया ना, कांग्रेस को भी जनता देख इस चुकी बार है। केजरीवाल जी अपनी सीट भी हार गए। अपनी सीट भी हार गए, तो इतना बुरा हाल उनका हुआ। वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। आप जब जनता का काम करेंगे तभी तो जनता क्यों नेता चुनती है? जनता नेता इसलिए चुनती है कि जो उसकी जो समस्याएं हैं जी। वो उन्हें दूर करे। जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है। जब जनप्रतिनिधि उनकी सुन नहीं रहा, कोरोना काल में शराब नीति बना रहा है, कोरोना काल में शीश महल बनवाने के लिए पेड़ काट रहा है, तो जनता कोई अंधी थोड़ी है। एक ही बार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार चढ़ गई बहुत है, तीसरी बार नहीं चढ़ सकती थी। तो मैम इस बार छठ पूजा जो यमुना जी से होके टप में आ गई थी अब वापस जाएगी? बिल्कुल जाएगी। हम तभी से कह रहे थे, और बहुत ही दुखद विषय है कि किस तरह से यमुना नदी में को साफ करने के बहाने 8500 करोड़ रुपया आप केंद्र सरकार से लेते हैं और यमुना में तनिक भी साफ नहीं। आस्था का पर्व जब घाटों पे मनाया जाता है, भारत संस्कृति का देश है, उसकी संस्कृति को धूमिल करने में अरविंद केजरीवाल जी लगे हैं और सारे पैसे को डकार गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज आदमी कोई नहीं हो सकता। और जनता दुखी हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, इसलिए मोदी जी पे विश्वास है। और मोदी जी क्योंकि उनके पास एक विजन है जी और वो नीति बनाना भी जानते हैं। जब पहाड़ों में भी सड़कें जा रही हैं, आपने देखा होगा, आप चले जाइए आज कितना अच्छा हमारी सड़क व्यवस्था हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है और नदियाँ कितनी साफ हैं। हमारे मंदिर कॉरिडोर आपने काशी विश्वनाथ का देखा, अयोध्या जी का देखा, कुंभ भी लगा है। व्यवस्थाएं करने के लिए आपकी साफ नीयत और नीति दोनों क्लियर होनी चाहिए, तभी करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस नीति और नीयत का फर्क है, जो केजरीवाल की नहीं थी और हमारी है। तो मैम जब आप मोदी जी से मिलती हैं तो क्या बात हुई थी आपकी जो राखी बांधने गई थी? बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जिन नेताओं को हम दूर से देखा करते थे, और जब मोदी जी दौरे से आए तब भी हम लाइन में खड़े रहे 4 बजे से, उनको बहुत नज़दीक से देखा, तभी विश किया कि क्या मैं इनसे मिल पाऊँगी, और शायद भगवान ने वो विश पूरी की।
मैंने मार्च में ये था और उसके कुछ दिन बाद ही मैं जिलाध्यक्ष बनी। जी जी। और जिलाध्यक्ष बनते ही रक्षाबंधन का पर्व आया, तो जो कुछ हमारी 6 बहनों को राखी बांधने का मौका मिला, उसमें से एक मैं भी थी। तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और अपने गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने सोचा था और वो इतनी जल्दी पूरा होगा ये मुझे नहीं पता था। नरेंद्र मोदी जी को हमने रक्षा सूत्र बांधा। सबका सपना है आज की डेट में मोदी से मिलने का। तो ये सपना बहुत जल्दी पूरा हुआ और रक्षा सूत्र बांधा और बस आशीर्वाद लिया। तो बातचीत हुई मैम कुछ? बातचीत नहीं, इतना आप वहाँ पे ना एकदम जी, जी। जिसे कहते हैं हथपर हो जाते हो, हम भूल जाते हैं, उनको देख के सब भूल ही जाते हैं। बस रक्षा सूत्र बांधा और बाकी भी सब, क्योंकि पीछे और भी थे, सबको बांधना था, तो जल्दी में सब भूल जाते हैं, कुछ निकल ही नहीं पाता, हम खुद ऐसे हो जाते हैं एकदम फेंट से उनको देख कर कि कितना बड़ा व्यक्तित्व और हमारा एक सपना सच हो रहा है। बिल्कुल योगी पुरुष हैं। जी जी। उसके बाद लोकसभा में तब यमुना खादर में नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी रैली हुई तब उन्हें मैंने सम्मान जो उनका किया, तो उस समय भी उनसे मुलाकात हुई। जी जी। पर बस नमस्ते। अब फिर दोबारा मंच को संचालन करने का मौका मिला, नरेंद्र मोदी जी की जय घोष लगाने का मौका मिला, अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा उत्साह देने का काम किया। इस बार भी जो यमुना खादर में विधानसभा चुनाव को लेके जो मोदी जी की रैली हुई, उसमें सारी व्यवस्था उत्तर पूर्वी जिले की दी थी, तो मुझे उन सब व्यवस्थाओं को देखने का, अच्छे से उस रैली को कराने का जिम्मेदारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी। तो उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि पूनम जैसे ही मोदी जी आएंगे मन संभाल लोगी। मैं कहा बिल्कुल, गड़बड़ तो नहीं करोगी? मैं कहा नहीं करूँगी। तो उन्होंने जो मौका दिया, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद कि एक बहुत बड़ा सपना सच हुआ। एक उनका स्लोगन है मोदी की गारंटी, जी, उसका क्या मतलब है? मोदी की गारंटी का मतलब ये है, मैंने आपसे क्या कहा, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी जो कर सकते हैं वो वही कहते हैं। तो मोदी जी ने अगर गारंटी दे दी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी है। तो जो वादे आपने दिल्ली के लिए किए हैं वो पूरे होंगे? वो पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे। मोदी की गारंटी है उज्ज्वला योजना पूरी चल रही है। मोदी की गारंटी है घर घर शौचालय हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, वो हो रहा है। मोदी की गारंटी है बहनों के खाते जनधन खाता हर बहन का खुले, वो पूरा हो रहा है। मोदी की गारंटी है आयुष्मान योजना, वो मिल रही है। तो ये सब चीजें। अब आपने 300 यूनिट फ्री करने की बात कही है। जी, 300 यूनिट फ्री हमने सोलर पैनल के द्वारा कहा है कि आप सोलर पैनल को लगाइए और उससे सब्सिडी पाइए और आपको बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन जो ये भी कहा है कि जो भी योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली वासियों को दी जा रही थी वो सेम रहेंगी, उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आपका दिल्ली को लेकर क्या विजन है? हमारा दिल्ली को लेकर ये विजन है, हमारी पार्टी का दिल्ली को लेकर ये विजन है, दिल्ली स्वच्छ हो, यमुना जी स्वच्छ हो, दिल्ली की सड़कें ठीक हों कि एक्सीडेंट में लोग अभी तो ऐसा लगता है मुझे सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह ही रहे हैं। तो दिल्ली में सड़कें हो, पॉल्यूशन ना हो, बच्चे जैसे पॉल्यूशन के चलते स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को अस्थमा की बीमारी हो रही है, लंग्स की बीमारी हो रही है, इन बीमारियों से दिल्ली मुक्त हो। गंदे पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो पानी जनता को साफ मिले, उनके घर बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बस वही जनता को नहीं मिल। क्राइम, अभी मेट्रो में जाओ तो वहाँ मोबाइल निकल जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, और रात को 9-10 बजे के बाद हम गली से बाहर नहीं जा सकते। बहुत प्रॉब्लम है मैम, यमुना पार में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इस पे आप क्या काम करेंगे? देखिए, प्रशासन लगा है इस पे। प्रशासन भी मैम आपके अंडर आता है, केंद्र सरकार के अंडर है? ये बिल्कुल आता है, और हमारे जो डीसीपीज हैं उन्होंने काफ़ी इस पे कंट्रोलिंग भी की है। मुझे नहीं लगता कोई ध्यान में आता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ भी होगा जिससे कि हमें ऐसा लगे कि दिल्ली प्रशासन, पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, इतनी आबादी है कि लोगों ने कई जगहों से आकर यहाँ पर रेंट पे मकान ले लिए, उनके आईडी कार्ड्स नहीं हैं। ये जो बाहर के लोग यहाँ रहने आए हुए हैं वो लोग क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उनकी धरपकड़ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो मैम यूएस ने तो कर दिया
सिलसिला शुरू देखिए आप होना कब भी, कर रहे हैं? देखो होना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जितनी ज़्यादा, एक ग्लास में अगर आप ओवर पानी भरते जाओगे तो वो बहेगा, जी जी। और वो बहेगा तो सारे में कीचड़ कर देगा। तो ये समझना चाहिए, दिल्ली में पॉपुलेशन, दिल्ली की जो डेंसिटी है उससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। है। तो कितने भी संसाधन आप यहाँ लगा दो, जी जी। वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली को एक सुव्यवस्थित दिल्ली बनाने के लिए जनता को भी समझना पड़ेगा। तो मैम बाहर से आए हुए लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ अच्छे से बने हुए हैं? सब कुछ अच्छे से बने हैं। हर बार वोट बैंक की राजनीति राशन कार्ड होती भी है। हैं? मैंने कहा ना, राशन कार्ड उन लोगों के नहीं बन रहे जो, कितनी सारी जी, कंप्लेंट्स जी। हमारे पास आती हैं, लेकिन कई ऐसे लोगों के जो उन्हीं के वोटर्स हैं, उन्हीं के राशन कार्ड बन रहे हैं, उन्हीं के वोटर आईडी बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति जो पिछली सरकारों ने यहाँ खेली, उससे दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। नरेंद्र मोदी जी के पास आपने दिल्ली 25-27 सालों में अब सौंपी है, तो पूरा विश्वास है कि दिल्ली अच्छे बदलाव की ओर जाएगी, विकास की ओर जाएगी। तो मैम 5 सालों में क्या उम्मीद करें, कितनी दिल्ली बदल जाएगी? 5 साल में उम्मीद कीजिए बहुत दिल्ली बदल जाएगी। पोल्यूशन के लिए क्या काम होगा मैम? काम तो देखो सरकार को, मैंने कहा उसकी जो नीतियाँ होंगी वो करेंगी। जी जी। हम खाली स्मॉग टावर लगाने की बात नहीं करेंगे, उन्हें लगाएंगे। जी जी। खाली इतने पेड़ हमने लगा दिए उसकी बात नहीं करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। लेकिन इसमें दिल्ली की जनता को भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा। सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, ये जनता की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार उनसे अपेक्षा करती, कम से कम वो अपने कर्तव्यों को तो पूरा करें। जैसे कि आप वन यूज़ प्लास्टिक की बात मैं करती हूँ, जी जी। हम बार बार इसको समझाते हैं, हम ही प्लास्टिक का यूज़ कम कर दें तो गंदगी कम होगी। जी जी। रीयूजेबल चीज़ें करना शुरू करें तो बोझ कम पड़ेगा। मैम यमुना पार का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? यमुना पार्क का इधर तो- डेवलपमेंट भी होगा, ज़रूर होगा। और आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्ट्रांग हो ही रहा है। मेट्रो का चौथा फेज़ आ रहा है और एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। कई सालों से ज़्यादा हमारे सांसद जी ने, जैसे पिछले सालों कोई काम नहीं हुआ, बहुत काम यहाँ करा रहे हैं। केंद्रीय स्कूल भी खुल रहे हैं, तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन लोगों को, नागरिकों को भी अपनी, मैंने कहा ना, दायित्व और कर्तव्य दोनों का ध्यान होना चाहिए। आम जनता को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तभी वो आगे विकास की जो राह है वो आसान होगी। हम तो करेंगे ही, जी जी। लेकिन हमें उनकी मदद की भी जरूरत है। मैम अभी आम आदमी पार्टी के हारते ही दिल्ली सचिवालय पे ताला लग गया, वो क्यों हुआ है? सारे तो कहाँ जाएंगे? आतिशी जी ने इस्तीफा दे ही दिया है। नहीं नहीं और नहीं, उनके- अचानक उनके हारते ही ताला लगा, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि ताकि सारी फाइलें चेक ना हो जाएं, वहाँ से निकलने शुरू ना हो जाएं, भ्रष्टाचार के और क्या क्या मामले हैं धरपकड़ ना शुरू हो जाए, तो वो घबरा गए हैं। क्योंकि किया तो उन्होंने वही है, काम तो उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब कैसे जनता के सामने और भ्रष्टाचार उनके खुलेंगे, घोटाले खुलेंगे, इसी डर के मारे वहाँ लॉक लगा दिया। इतने सारे सवाल हुए, इतनी सारी बातचीत हुई और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और दिल्ली में हमारी सरकार बने जी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे हमारी दिल्ली की जनता से किए, हम उन सब वादों को पूरा करने में कामयाब हों, यही विश है।